नमस्कार। एक छोटे से अंतराल के बाद आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ मैं। विषय थोड़ा रिपीटिटिव है। दरअसल में मैं सोच रहा था कि जो राम मंदिर अयोध्या में जो दान चोरी चढ़ावा चोरी की घटना हुई है और इसके बारे में जो पूरा मीडिया में तमाम शोर शराबा सोशल मीडिया में और राजनीति गरमाई हुई है, इसके बारे में इतना ज़्यादा कहा जा चुका है, इतना ज़्यादा लिखा जा चुका है, इतनी चर्चा हो रही है, तो उसके बाद फिर कुछ खास बचता नहीं है कहने के लिए। क्योंकि अगर आप कोई प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई मटेरियल को सामग्री देना चाहते हैं, अपना की व्यू रखना चाहते हैं, तो उसके पास अलग कोई चीज़ होनी चाहिए आपके पास। लेकिन मुझे लगा कि शायद एक दो चीज़ ऐसी हुई, तो यद्यपि सोच रहा था कि इस पर कोई फ़ायदा नहीं होगा बात करने का, कि मेरे दर्शक ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड हैं, फिर भी मुझे लगा कि इसका थोड़ा दूसरा पहलू भी डिस्कस किया जाए कि डिफ्यूज़ क्यों नहीं हो रहा है मामला, ऐसी क्या दिक्कत है, कहाँ फंसा हुआ है। तो एक मोटिवेशन ये भी रहा कि राम मंदिर की बात चल ही रही थी कि इधर कुछ दिनों से एक एक करके कई और धार्मिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों, मंदिरों के बारे में चर्चा शुरू हो गई, या कहिए कि मीडिया के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से ऐसा पता चला कि कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की बात आई, महाकाल उज्जैन मंदिर, वहां पे चंदा चोरी की बात सामने आई, इस तरह के आरोप लगे। अभी आज सुबह से चल रहा है कि बद्रीनाथ मंदिर में भी चोरी की बात है, और वहां पर जो कोई बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति है, उसने मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी से इसमें एसआईटी की जांच की मांग भी की है। अभी बीच में ये भी चर्चा चली थी कि दिल्ली की जामा मस्जिद है, वहां भी इस तरह की खूब घटनाएं होती हैं। अजमेर का जो दरगाह है, वहां की बात भी चली। तो एक तो ये आप मोटा मोटा मान के चलिए कि जो ये वाली प्रॉब्लम है ना, मेरा अपना मानना है ना तो नई प्रॉब्लम है कोई, और ना ऐसा है कि एक ही धर्म, केवल हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं या जो उसके स्थान है उसी में ऐसा होता है। दरअसल में होता क्या है कि धार्मिक जो स्थान होते हैं उनके पास अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ मनी होता है। जो पैसा आता है उसका ना तो कोई वो बेसिकली जनरली अनअकाउंटेड होता है, कैश में ज्यादा आता है, चेक या एक पर्टिकुलर रूट के थ्रू नहीं आता, अप्रूव रूट के थ्रू कम आता है पैसा, और कैश में चढ़ावा ज्यादा प्राप्त होता है। और वो इतना अनकंट्रोल्ड, अनऑडिटेड, अनसुपरवाइज्ड दान और चढ़ावा वहां पे आता है कि उसमें से चोरी की, लीकेज की संभावना हर वक्त बनी रहती है। और ये ऐसा नहीं है कि आज ही ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे इंसानी लालच बढ़ता जा रहा है, जो ग्रीड है वो बढ़ती जा रही है, तो ये समस्या बढ़ती जा रही है। समस्या ये है कि छोटी मोटे स्तर पर ये होता रहता है, होता रहा है, और कहीं और बाकी जो जगह है वहां पे चलता रहा, होता रहा। अब जब चूंकि राम मंदिर है, हाईलाइटेड है, और हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो हिंदू समुदाय है उसकी अस्मिता और आस्था इससे बड़ी गहराई से जुड़ी हुई है। और मैं ये भी कहूंगा कि इसमें विपक्ष को नंबर इसमें पूरे दाने चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत इसको सिस्टमेटिक ढंग से और बहुत हल्ले शोर शराबे के साथ इसको उठाया, इसलिए एक बड़ा इशू बन गया। बाकी अगर आप देखें, वैसे भी मैंने भी करीब करीब हिंदुस्तान के तो सारे ही मंदिरों में जा चुका हूँ, कहीं कहीं एक से अधिक बार भी। सारे जितने भी धाम हैं, तीर्थ हैं, जितने भी सब कर चुके हैं, बहुत बार कर किए हैं। मैं कई जगह पोस्टेड भी रहा हूँ, मथुरा में एसएसपी रहा, इलाहाबाद में रहा। मैं जब उसका नाम फैजाबाद होता था, मैं भी एसएसपी फैजाबाद रहा हूँ 2006-07 में। और मैंने मंदिर की, अयोध्या की व्यवस्था को तब देखा पास से, जब वहां पर इतनी सारी यात्री या इतने सारे आस्थावान लोग और उतने सब भक्त लोग नहीं जाते थे, और जब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते थे, तब भी मैंने उसकी व्यवस्थाओं को देखा है, बहुत नजदीक से देखा एसएसपी फैजाबाद होने के नाते। तो मैंने ये पाया कि जो ऐसे स्थानों पर जो ऐसे लोग होते हैं जो व्यवस्था को देखते हैं, चाहे वो पुजारी जी हो, चाहे पंडित जी हो, जैसे वहाँ के बिहारी जी में गोस्वामी जी लोग बैठते हैं, उनका समहाउ ऐसा पकड़ हो जाती है व्यवस्था के ऊपर, ऐसा सिस्टम बना लेते हैं वो, ऐसा होल्ड हो जाता है उनका कि और किसी की सामान्य प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी सामान्य व्यक्ति उनको रोक टोक करना या उनकी कुछ बुराई कर देना या उनसे सवाल पूछ लेना, ये ना केवल उस व्यक्ति को अपमानित सा होना महसूस होता है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि उसने किसी धर्म को ही कुछ अपमानित कर दिया। बिहारी जी के जो गोस्वामी जी साहब लोग हैं, वो उनके बारे में अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, ना किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले रहा हूँ, लेकिन सामान्य रूप से जो सेवायत हैं, तो मैंने देखा है बहुत नजदीक से कि वो जब, अब तो खैर बिहारी जी का वैसा हो गया है कि हर दिन भीड़ होती है, और वीकेंड पे तो बहुत अथाह समुद्र उमड़ता है वहां पे भक्तों का। एक समय था जब करीब 3-4 महीने ज्यादा वहां भक्त आते थे, और 5-7 महीने तक कम भक्त आया करते थे। तो जितने भी गोस्वामी जी लोग हैं, सेवायत जी लोग हैं, ये पूरे हिंदुस्तान भर में भ्रमण करते थे, और इनके अपने वहां पर जो भक्त लोग होते हैं उनसे ये मंदिर के नाम पर कुछ दान वगैरह प्राप्त करते थे। कई सारी ऐसी कहानियां हैं वहां पर, अगर उन पर विश्वास किया जाए। और कभी कभी
दिखता भी है सामने, तो उसमें बहुत भारी संख्या में धन संग्रह होता है। अब चोरी का एक तरीका है, किसी ने दान पात्र में से चुरा लिया, किसी ने कुछ और तरह से कर से चुरा लिया। राम मंदिर अयोध्या का तो वैसे जब से ये मुकदमे में फैसला आया और मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई और पूरे हिंदुस्तान से घर घर जाके चंदा इकट्ठा करने का जो कार्यक्रम चला, तब से ही कुछ कुछ बातें दबे स्वर में, छुपे स्वर में ये होती रही है। चूंकि हम लोग अब पुलिस का हिस्सा रहे तो प्रशासन के तंत्र में ये सब बातें कही नहीं जाती है, मर्यादा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में, चंदे के बारे में और उसके बारे में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें सुनने को तो शुरू से मिलती रही है। और अब तो लेकिन जो सामने आया, बस हुआ क्या कि एक होता है ना ऐसे कि एक जो चीज चल रही थी बहुत दिनों से, उसका भंडाफोड़ हो गया, वो हुआ। खैर एसआईटी उसमें बना दी गई है। एसआईटी क्या होती है, कैसे काम करती है, इसका कितना महत्व है, इसका कुछ मतलब भी होता है कि नहीं, सरकार क्यों इसको बनाती है, असल में इसका जो एक एसआईटी वाला जो तंत्र है, जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका एक तरह से कहिए कि आविष्कार बहुत लंबा नहीं है, ये 8-10 साल की देन है। जब पहले बात बात पे पीआईएल होने लगी हर इशू पे, तो हाई कोर्ट एसआईटी का या तो आदेश करते थे या जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश करते थे कि भाई ठीक है, इस मामले में जुडिशियल इंक्वायरी करा लीजिए, एसआईटी जांच करा लीजिए। तो जुडिशियल इंक्वायरी में थोड़ा दिक्कतें ज़्यादा होती है, उसके प्रोसीजर ज़्यादा कठिन है, तो उसमें उससे अब बचने के लिए सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट से एसआईटी बनवाने से अच्छा तो है कि हम ही बना दें। धीरे धीरे इसका प्रयोग किया गया, फिर ये पता चला कि काफ़ी पॉपुलर हो गया, कोर्ट्स में भी पॉपुलर हो गया, और अपेक्स कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये सब भी अगर कोई पीआईएल वगैरह होती है किसी मुद्दे पर, एसआईटी पहले से गठित है और ये काउंटर लगा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि साहब हमने एसआईटी कर दिया और जांच चल रही है, तो संतुष्ट हो जाता है हाई कोर्ट। उन्हें कहता है ठीक है, भी जांच चल रही है, इसका वेट करिए। आम आदमी भी संतुष्ट हो जाता है कि जब जांच चल ही रही है और एसआईटी की जांच चल रही है, तो ये उसका एक तंत्र है, सरकारी तंत्र होता है, सरकार के नियंत्रण में होता है एसआईटी। एसआईटी की कितनी आख्याएं आई और कितनों पे कार्रवाई होती है, कितनों पे हुई, ये एक अलग विषय है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो एसआईटी का भी एक रोचक और जानकारी वाला एक विषय हो सकता है, और आप कमेंट में लिखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि एसआईटी के विषय में और गहराई से चाहते हैं कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कि एसआईटी की इसका लीगल बेसिस कुछ है कि नहीं है, क्या है, प्रॉब्ली एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी बॉडी होती है, इसकी कितना वैल्यू होती है इसकी रिपोर्ट की, क्या एक्शनेबल रिपोर्ट होती है, क्या एक्शनेबल पॉइंट्स होते हैं और क्या क्या रिकमेंडेशंस होती हैं, कितनी मानी जाती है रिपोर्ट, ये सारी बातें हम कर सकते हैं। खैर, तो एसआईटी वाला गठित एसआईटी हो गई, अब एफआईआर भी हो गई, एफआईआर में काफी विलंब हुआ, सच्चाई सामने आएगी नहीं आएगी ये भी एक अभी चर्चा चल रही है लोगों में। मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी एसआईटी से, क्योंकि जो दोनों इसमें ऑफिसर्स हैं बहुत ही विश्वसनीय छवि है उनकी और बहुत एफिशिएंट कार्यकुशल अधिकारी जो दो सदस्य जो एसआईटी बनी है। कभी कभी कुछ मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी स्तर पे अब इतना बड़ा मामला हो गया है तो ऑब्वियसली सीनियर लेवल पे कुछ हुआ, उस असमंजस की स्थिति नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ कार्रवाई कुछ हाथ जैसे रोक लेता है ना। सवाल तो बहुत सारे हैं। एक सवाल तो ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या कार्रवाई का क्या ब्रोकस स्टैंड है। अगर एक ट्रस्ट है, प्राइवेट मंदिर है जिसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, जो उसका प्रशासन है वो एक ट्रस्ट संभालता है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसका लीगल लोकस स्टैंडा ये बन जाता है कि चूंकि तो चोरी हुई जो कि क्राइम है। नंबर 2, इसमें जो ट्रस्ट बना है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, जब राम मंदिर राम जन्मभूमि का जब फैसला आया था उसी में एक आदेश था कि इसमें ट्रस्ट बनाया जाएगा, और उस ट्रस्ट को पूरे फॉर्मेशन के बारे में बना के कंप्लायंस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसको सबमिट किया गया। तो जिन लोगों को ये आइडिया नहीं है कि, और जो लोग इस बात की बहुत ज्यादा बेताब हैं कि इसमें तेजी से क्यों नहीं कार्रवाई हो रही और हटाया क्यों नहीं जा रहा, लगाया क्यों नहीं जा रहा, ये सब बातें, उसकी दिक्कत यह है कि इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज है। ये भारत सरकार के द्वारा ट्रस्ट बनाया गया है, तो ट्रस्ट से संबंधित जो कार्रवाई होगी वो पहले ट्रस्ट की एक बैठक होगी जो कि 6 जुलाई को होनी है, उसमें ये फैसले होंगे, फिर भारत सरकार के पास जाएगी, चीजें वहां से फिर क्लियर होंगी, तब जाके इसमें वो करो। यद्यपि ये बात बड़ी क्लियर है कि जो 6 जुलाई की बैठक है ये बहुत पहले भी हो सकती थी, जब ये चीजें सामने आई थी तभी भी हो जाती। एक देखिए, मैं मेन जो मुद्दा जिस पे मैं आना चाह रहा था वो है कि डिफ्यूज करना। जब कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जब कोई अप्रिय घटना हो जाती है, अप्रिय स्थिति हो जाती है, सरकार के लिए एम्बैरेसिंग होता है जी, अब उस पर डिफ्यूज कैसे किया जाए। मुझे लगता है, जितना मेरा अपना अनुभव है प्रशासनिक और पुलिस का, और काफी सारे जिले मैंने एसएसपी डीआईजी आईजी किए, बड़ी बड़ी समस्याएं हुई और प्रॉब्लम डिफ्यूज भी होती है। डिफ्यूज का मतलब है समाप्त, या जैसा कहिए कि
एक गुब्बारे में एक बवाल बवंडर भरा हुआ है, एक हवा भरी हुई है, उसमें आपने पिन लगा दिया और वो हवा निकल गई। तो डिफ्यूजल एक समस्या का कैसे होता है, वो 3-4 तरीके इसके बहुत मोटे मोटे होते हैं। या तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बहुत तेजी से उसको असेस करिए, फोर्स ही करिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ तक जा पाएगी, मीडिया इसको कितना कैच करेगा, मीडिया कितना चलाएगा, सोशल मीडिया पर कितना आएगा, अपोजिशन कितना इसको टेकअप करेगा, और ये हमें कितना नुकसान कर सकती है आने वाले दिनों में। आप इसको असेस करिए। आपका अगर ऐसा फोरसाइट आपकी अच्छी है तो आप जल्दी से जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो सारा का सारा एक्शन तुरंत और त्वरित कर दीजिए, ताकि पूरा का पूरा इशू ही समाप्त हो जाए और अपोजिशन के पास कुछ कहने के लिए ना रहे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो एफआईआर 20 दिन बाद हुई, उसमें भी कोई खास बात नहीं थी, उन्हीं धाराओं में एफआईआर 20 दिन पहले भी हो सकती थी। जैसे कि जो 2 इस्तीफे दिए जा रहे हैं, जो अभी तक बताया गया है, मीडिया में आया है या जो बयानों में आ रहा है ट्रस्ट के, अब तो स्टेटमेंट भी आ गया है वैसे कि 2 पदाधिकारियों ने, महासचिव और एक मेंबर है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा पहले भी हो सकता था, तो उसको उतना लंबा खींच के पूरा पका दिया, फिर जन जन तक ये बात पहुंच गई कि साहब ये इशू पब्लिक के कान में बैठा दिया गया, उसके बाद ये सारी चीजें हो रही हैं। अल्टीमेटली होना वही एक्शन है जितना के हो सकता है एज पर लॉ, कानून या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडिशन या प्रैक्टिसेस। तो वही एक्शन अगर जल्दी हो जाता, शुरू में हो जाता, घटना जैसे प्रकाश में आई या जैसे घटना ने तूल पकड़ा, उसी के 72 घंटे में, 3 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में हो जाता, तो शायद अभी तक मीडिया को कोई और मुद्दा मिल गया होता और उसके पास को कार्रवाई मांग करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता और धीरे धीरे डिफ्यूज हो जाता। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा होता है कि जिस घटना का डिफ्यूजन होना है, जो परेशान कर रही है गवर्नमेंट को या समाज को या जिसको भी परेशान कर रही है, उससे बड़ी कोई घटना हो जाए जो कि उससे ज्यादा चर्चा का विषय बन जाए। अब ये तो प्रभु से प्रार्थना है कि ऐसा कोई नहीं होना चाहिए, कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन एक मैं तरीके बता रहा हूँ। मैं केवल वो बताना चाह रहा हूँ कि कैसा होता है। ये नेचर का अपना कॉल है कि जब नेचर अगर चाहती है तो इस तरह से भी डिफ्यूज हो जाता है कि जैसे कहीं पे घटना हुई, कुछ जब वो मामला चल ही रहा है, या तो वहीं या कहीं और उससे बड़ी एक घटना हो गई। यद्यपि पॉलिटिकल पार्टीज और सरकारें कभी कभी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान थोड़ा हटाने के लिए घटनाओं से कुछ कुछ और चीजें छोटी मोटी करते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा लग रहा है कि इतना डीप डाउन ये बिल्कुल एकदम इनग्रेन हो गई है दिमाग में कि ये हट ही नहीं पा रहा है। मीडिया लगातार इसमें रोज कुछ ना कुछ नई नई चीजें, छोटी मोटी चीजें जो कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं, वो निकाल के इसको न्यूज में बनाए हुए। और तीसरा क्या होता है कि पब्लिक की मेमोरी धीरे धीरे फेड हो जाती है। जब लंबा समय हो जाता है पब्लिक की मेमोरी फेड हो जाती है। अब ये तो वक्त बताएगा। पॉलिटिकल इशू ये है कि आने वाले 5 से 7-8 महीने के अंदर चुनाव यूपी में होने, उस समय तक कितना ये याद रहता है, क्या कोई और मुद्दा इसकी जगह ले लेगा या ये ताज़ा बना रहेगा, ये बहुत सारी बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। अपोजिशन पार्टी इसको किस तरह से कैरी कर पाती है, क्योंकि अभी तक तो मैंने जैसे बताया उनको अच्छे नंबर दिए जाने चाहिए। और ऐसे लोग भी, एक नेता हैं पार्टी के, बड़े नेता हैं, मालिकी है उस पार्टी के एक तरह से, और उन्होंने एक बार कहा था कि उनकी नानी उनके सपने में आई थी, उन्होंने कहा था राम मंदिर मत जाना, क्योंकि वो मस्जिद को ढा के गिरा के बनाया गया है, तो ऐसी जगह जाना नहीं चाहिए। अब उन्हें जब वोट दिखने लगी, मुद्दा नजर आने लगा, तो वो भी हो आए और आके बताया जाए कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला वहां पे या चोरी हो गई है। एक और कोई नेता है बिहार का, वो 400 करोड़ बता रहा है। एक और कोई बहुत बड़े कोई नेता है, उन्होंने 20,000 करोड़ बता दिया। तो अब वैसे हो रहा है कि जैसे फ्री फॉर ऑल होता है ना, दंगल टाइप होता है कि जिसका जहाँ मतलब फ्री स्टाइल कुश्ती ऐसा होती है ना, कुछ भी करिए कुछ भी बोलिए, तो उस तरह की कंफ्यूजन की स्थिति मच गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पे विपक्ष जो है वो बीजेपी की हिंदुत्व की जो मुद्दे की धार है उसे कुंद कर देगा। और अगर हिंदुत्व की मुद्दे की धार कुंद हो जाती है, भोतरी पड़ जाती है, तो उसे जो अपना जाति वाला जो कार्ड है उसको ऊपर लाके उसको प्ले करने में आसानी हो जाएगी। ऐसी सोच मुझे लगता है कि शायद उनकी है। अभी तक वो इस पे लगातार दबाव बनाए हुए हैं, सारे के सारे इकट्ठे हैं। यहाँ तक कि वही मैं बताना चाह रहा था, मुझे मोटिवेशन क्यों हुआ इस वीडियो को बनाने का अचानक दोबारा से, कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, जो कि 4 मई को नतीजे आने के बाद मतलब ऑलमोस्ट उनकी तरफ से राजनीतिक एक होता ना मूर्छा की स्थिति, कोई बयान नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं चला, उन्होंने भी बयान दे दिया आज कि राम का नाम बदनाम हो गया है। निश्चित रूप से हुआ है, आस्था की चोट है तो सभी मान रहे हैं। हिंदूज के लिए बहुत ये बड़े एक कठिन समय है निश्चित रूप से। अब ये इतना सारा विपक्ष के पार्टियां कर रही हैं, कितना सफल हो कितना नहीं है तो पता चलेगा बाद में। इतना जरूर मैं कहूँगा कि इन्होंने इस बात में सफल हो गए हैं कि पब्लिक के मन में, और जो मेजोरिटी पब्लिक दैट इज हिंदूज, उनके मन में कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक बीज तो शक का बो ही दिया है। वहाँ तक तो सफल हुए हैं अभी तक ये। और
चुनाव में ये होता है कि अगर एक्टिव सपोर्टर्स आपके अपोज भी ना करें, आपको आपके खिलाफ वोट ना दें, बस केवल इतना भी करें कि पैसिव सपोर्टर बन जाए, यानी कि वोट करने ना निकलें किसी गुस्से में या शुद्ध है किसी बात से इसको लेके, तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है। वो खैर एक अलग इशू हो जाएगा, उसको भी देखा जाए। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कुछ और कोई नई चीज़ इसका कुछ काट ये लेके आए। हम लोगों से बहुत ज़्यादा समझदार हैं जो लोग व्यवस्था को चला रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंसड हैं, राजनीति का कहीं ज़्यादा उनका अनुभव हम लोगों से होता है। हम लोग तो पॉलिटिकल बातें उतनी कर लेते हैं चूँकि एक ऐसे पेशे में हम रहे, ऐसी नौकरी की जिसमें कि पॉलिटिक्स से बहुत क्लोज इंटरेक्शन रहा, और उनकी भावनाओं को, उनकी भंगिमाओं को, उनके मूवमेंट्स को पढ़ने की, समझने की, उसकी व्याख्या करने की हमें एक थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है, आदत बन गई, तो उतना हम समझ लेते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। मेरा जो मेन इसमें वो था, वो ये था कि डिफ्यूज़ल क्यों नहीं हो रहा है, ये मुद्दा अभी तक शांत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें तीनों में से अभी तक कोई चीज़ नहीं हुई। ना तो कोई क्विक इसमें एक्शन हो पाया, एक्शन में डिले है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अनदर इंसिडेंट जैसे मैंने बताया था, वो तो ईश्वर करे कोई ऐसा ना हो कि कोई दूसरी घटना हो, लेकिन वो एक तरीका होता है, और मेमोरी के बारे में पता चलेगा समय के साथ। तो मुझे लगा था कि इस मुद्दे पर थोड़ा सा मैं आपको फीडबैक दे दूँ। मुझे उम्मीद है कि पसंद आया होगा। बहुत दिनों बाद पुनः अपील कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।